अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्ट 13 हिसारे मोहब्बत। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आपको मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। साइम भाई, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको ये मोहतरमा ना कहा करें। आप हैं कि क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है मुझे। सारी बात को नज़रअंदाज करती सिर्फ मुहतरमा लफ्ज़ पर तवज्जो देती बोली, क्योंकि आयत को सख्त नापसंद था ये तर्ज मुखातिब। इसकी बातों में ध्यान लगता देख साइम ने जल्दी से इसके पाँव से शीशा निकाल दिया, जिसका इसे पहले तो नहीं, पर शीशा निकलने के बाद पता चला। लो, इतना रो रही थी, देखो कितनी आराम से निकल गया। अब चलो इस पर पट्टी कर दूं, फिर कुछ लगा लो, दर्द होगा, नरमी से कहता इसे लेकर आगे बढ़ा। आयत खुद के साथ इसका नरम अंदाज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। साइम भाई, आज आपको बुखार तो नहीं? सदमे से बेहाल होती आयत आज फिर हमेशा के लिए उल्टा कह के चली गई, जिसे एहसास इसे बोलने के बाद हुआ। अब निचला लब दांतों में दबाई, आंखें सख्ती से बींचे साइम की डांट के इंतजार में थी। तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि मुझे बुखार है? इतना कह के साइम खामोश हो गया। वो आज आपने मिर्चें नहीं चबाई, वरना आप मेरे सामने मिर्चें चबा कर आते हैं तो मैं समझी। उफ, अपनी ही धुन में बोलती पट्टी पर जोर पड़ने पर रुकी। उफ, कितना बोलती हो, क्या खा कर आती हो तुम? साइम ने आयत के ही स्टाइल में जैसे इसका जुमला कहा कहते थोड़ा सा आगे झुका। वो मैं साइम भाई कुछ नहीं खाया मैंने तो। पहले साइम को अपनी तरफ होते देखकर घबरा कर कहती वापस अपने टोन में आकर बोलने लगी। साइम ने रोककर अपने सामने खड़ा किया और करीब होते इसका दुपट्टा जवाब के पीछे ढलक रहा था, ठीक करते हुए बोला, इसी दुपट्टे की वजह से वो शीशा टूट कर लगा है तुम्हें। छोटी नहीं हो ये संभाल ना सको, इसे ठीक तरीके से ओढ़ो, दोबारा कुछ उल्टा ना हो जाए, संजीदगी से कहता। इसका दुपट्टा आगे को करते जाने जगह दी तो आयत खामोशी से चल दी। इसके पीछे साइम भी चल दिया। वहां निकाह के लिए सब इंतजार कर रहे थे। कहाँ थी तुम आयत? कब से ढूंढ रही हूँ। आयत जैसे ही नीचे पहुंची अजरा ने पूछा, ये तुम बताओ मुझे, कहाँ थी? तुम्हें ढूंढते ढूंढते देखो मुझे चोट भी लग गई। आयत ने अपने पाँव की तरफ इशारा करते हुए नाराज होते कहा, ओहो, मैं तो यही थी यार, तुम कब से इतनी बहादुर हो गई, खुद पट्टी कर ली। अजरा वाकई हैरान थी। आयत ने खुद पट्टी कैसे बांध ली? तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद बांध ली, वो तो साइम भाई वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देख लिया, मुझे लग गई इसलिए उन्होंने बांधी। आयत ने इसे इतला दी। क्या कहा तुमने? अभी किससे पट्टी बांधी? कहीं कुछ? अजरा पहले तो शौक की कैफियत में बाहर आंखें निचाते हुए बोली। बकवास ना करो, भाई है मेरे। आयत तंग आकर बोली। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अजरा बाद में बात करते सोचते हुए से आगे की तरफ बढ़ गई। तमाम मेहमान आ चुके थे। अफान, मास, साइम और अयान का भी कामों में मसरूफ थे। तमाम लड़कों ने महरम के कमरे में डेरा जमाया हुआ था। अजलान नहीं आया क्या? साइम ने अफान से आकर पूछा, क्योंकि सब आए थे, सिर्फ वही मौजूद नहीं था। मैंने फोन किया, बस आने ही वाला होगा। इससे पहले कि अफान जवाब देता, मिसेस शाह जो महरम के कमरे में जा रही थी साइम की बात सुनकर इसका जवाब देते हुए बोली, जबकि अफान तो अब हकीकतन परेशान हो चुका था। क्यों करे हैं भाई ऐसा? अफान सर मसलते हुए बोला। क्या हुआ, तुम ठीक हो? साइम ने इसका रंग उड़ते हुए देखा। नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ, अब चले। अफान टाल मटोल से काम लेता हुआ मुश्किल मुस्कुराया और बोला तो साइम सर हिलाते वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद दूल्हे वाले भी आ गए। मिस्टर वलीद की फैमिली का अच्छी तरह इस्तकबाल किया गया। फाइक को ले जाकर स्टेज पर बैठाया गया। तहरीम बेगम सबान साहब के कहने पर महरम को निकाह के लिए लेने इसके कमरे की तरफ चल दी। अजलान अपने कमरे में सिगरेट पीने में मसरूफ था। फोन बजने पर इसकी सिमत मतवज्जा हुआ, जहां मॉम कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसने जल्द ही कंपोज होते हुए फोन उठाकर सलाम किया। अजलान, तुम नहीं आए अभी तक यहाँ? साइम भी तुम्हारा पूछ रहा है। चलो मेरा ना सही अपने दोस्त के लिए आ जाओ। मिसेस शाह इस पर गुस्सा करते हुए बोली, मामा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आपकी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा। अजलान इसको टालते हुए बोला, थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, बस इसी तरह अच्छा नहीं लगता। मिसेस शाह से मनाते हुए, ओके मम मैं आता हूँ। इसकी इजलान की थकी सी आवाज में सुनाई दी। पहले तो वो परेशान हुई, बाद में ये सोचकर पुरसकून होगी कोई इधर आ रहा है। फोन बंद करते ही इजलान ने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा। कोई मुझे क्यों नहीं समझ रहा, नहीं देख सकता इसको किसी और का होते हुए? अपनी आंखें मसलते वो बोला, जो सारी रात जागने की वजह से सुरख थी। मिसेस शाह की बातें याद करके आप अपने बालों को सेट किया, गाड़ी की चाबियां मोबाइल पकड़कर बाहर की तरफ चल दिया। परीशी, ये सारी चीजें इसके सर पर ओढ़ो। नीचे मौलवी साहब आगे चलो नीचे। ये लोग महरम को लेकर लॉन के जाने बड़ी स्टेज के पास जाकर रुकी, जहां आमने सामने दो कुर्सियां पड़ी थी, दरमियान में नेट से पर्दा किया हुआ था। अपनी आंखें मसलते हुए वो बोला, जो सारी रात जागने की वजह से सुरख हो रही थी। मिसेस शाह की बातें याद करके अपने बालों को सेट किया, गाड़ी की चाबियां मोबाइल की तरफ बढ़ा दी।
अपने सामने बैठी महरम को फाइक ने आंख उठाकर देखना भी गवारा न किया, क्योंकि महरम की नजरें मुसलसल साइम को ढूंढ रही थी। ऐन इस वक्त इस पर सर पर भारी हाथ महसूस करके इसे देखा तो साइम इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। महरम भी इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। चंद ही समातों में निकाह शुरू हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई। मौलवी साहब निकाह कलमात पढ़ रहे थे। महरम खान वल्द सलमान खान, क्या आपको फाइक मलिक वलीद मलक हक महर 10 तोले सोना क्या आपको अपने निकाह में कबूल है? इससे पहले कि महरम कुछ बोलती, कानों में पड़ने वाली आवाज पे हैरानगी से ऊपर देखा। मौलवी साहब, पहले दूल्हे से तो पूछ लें कि वो क्या चाहता है। फाइक की बात पर साइम के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। अजलान जो अभी खान हाउस पहुंचा था, इसके कदम दहलीज पर ही रुके। जो कहना है बाद में कहना, ये सही वक्त नहीं है। वलीद साहब ने इसे रिलैक्स किया। नो डैड, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, मैं अभी पूछूंगा, वो भी महरम बीबी से। जबकि अपना नाम सुनकर महरम को ऐसा लगा जैसे अगला सांस नहीं आएगा। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई। मसला क्या है आखिर? इस बार मिसिस वलीद ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सॉरी मॉम, लेकिन ऐसी लड़की से शादी कैसे हो सकती है जिसका किरदार ही ठीक ना हो, जो हर लड़के के साथ बात कर लेती है, वो भी खुलेआम, जिस पर घर वालों ने कोई रोक टोक ही ना रखी हो। फाइक। साइम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इसकी तरफ लपका एक मुक्का इसके मुंह पर मारा। जबकि दरवाजे पर खड़े इजलान से बर्दाश्त ना हुआ, वो भी आगे बढ़ा, लेकिन अफान ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। भाई, ये सही वक्त नहीं है। अरे अरे, लड़कों तो पूछ लें कौन कौन है, पता नहीं किन किन। खबरदार, जो एक लफ्ज भी मेरी बहन के लिए निकाला, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। सारी उम्र किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इससे पहले फाइक कुछ और बोलता, गुस्से से बोला। गुस्से से साइम के माथे की रगें नुमाया हो रही थी। साइम का ये जुनूनी अंदाज देखकर आया थरथरे कांपती हुई आलिया बेगम से जा लगी, जिन्हें उन्होंने अपनी आगोश में ले लिया, क्योंकि वो जानती थी आयत ऐसी चीजों से घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी बेटी। जमान साहब ढल के शानों से कुर्सी पर जा गिरे। मुराद साहब ने इन्हें संभाला। मिस्टर शाह और बाकी सबकी तरफ मतवज्जा हुए। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है भाई साहब, अपनी बेटी को भी आपने संभालना है। आयत के डैड जमान साहब के कंधे पर हाथ रख के बोली। तहरीम बेगम शिकवा गुना नजरों से मिसिस वलीद को देखते महरम के पास से वो नजरें चुरा गई। आप लोग इसे अंदर ले जाओ। तहरीम बेगम महरम के पास आकर इसे प्यार करते बोली। उन्होंने कहा, सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मिसिस शाह ने इन्हें गले लगाया। वो चारों महरम के पास खड़ी थी। महरम आओ अंदर चले, प्रीशा अपने आंसू साफ करते हुए बोली। जिसे देखकर पत्थर का गुमान हो गया। वो मुसलसल एक ही जाविये पर बैठी हुई थी। महरम ने आहिस्ता से अपना हाथ प्रीशा के हाथ से निकाला। आहिस्ता कदमों से चलते हुए फाइक के सामने खड़ी हो गई। अब सबकी नजरें महरम पर जमी थी। मैं अपनी जात की सफाई किसी को नहीं दूंगी। यहाँ जिसको जो समझना समझ ले, लेकिन खुदारा मेरे पे ये ऐसा इल्जाम न लगाए जिसके सुनने के बाद मुझे अपने आप से नफरत होने लगे। इंसान तो है ही ऐसा, अगले इंसान को तोड़ने में कमी नहीं आने देता। मुझे भी आज तोड़ दिया। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज महसूस भी कर लिया मैंने। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जलील तो आपने आज मुझे कर दिया है। अब आपकी बारी है, क्योंकि यही दुनिया का रवाज है। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो अल्लाह आपको भी अल्लाह वैसे ही लौटाएगा। मकाफाती अमल शायद इसी को कहती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि कल आपको अपनी बेटी पे ऐसी बात आ जाए, हालांकि वो मासूम हो। मैंने समझ लिया कि जिन रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते रिश्ते नहीं, गलत फहमी हो जाती है। गलत फहमी का जितनी जल्दी खत्म हो जाए इतना ही अच्छा है। इसलिए आज अभी इसी वक्त में आपके और अपने दरमियान की इस गलत फहमी को बनने से पहले ही खत्म कर देती हूँ। मैं खत्म ही कर देती हूँ। वो आहिस्ता आवाज में बोलते अपने आंसू साफ करते भागते हुए अपने कमरे में चली गई। महरम की बात सुनकर फाइक सर झटकते हुए तमस्खर से हंसा, जबकि इसकी बाकियों की आंखों में नमी आ गई। प्रीशिया आयत और हिजाब भी महरम के पीछे चली गई, लेकिन अस्ट्रा की आंखें मुसलसल फाइक के ऊपर जमी थी। मैं देखती हूँ महरम को। शाजिया बेगम आलिया बेगम इन्हें तसल्ली देते हुए महरम के कमरे में जाने लगी, क्योंकि इस वक्त महरम का कोई बड़ा संभाल सकता था। तहरीम बेगम का बाहर होना जरूरी था। आप लोग जाओ, मैं तहरीम के साथ हूँ। मिसिस शाह ने दिलासा देते हुए अंदर जाने का कहा। मिस्टर और मिसिस वलीद भी सकते की कैफियत से देख रहे थे। माज ने तमाम मेहमानों से माजरत की और जाने के लिए कहा, लेकिन अस्ट्रा ने अपनी आवाज पे हैरानगी से सर उठाकर देखा। एक मिनट माज भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा पूरी बात तो सुन ले मौसूफ की, तमस्खर से कहती अजरा फाइक के करीब आ खड़ी हुई। जी तो मिस्टर फाइक बताएं, कोई इल्जाम लगाना है आपने? जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। अजरा क्या कह रही हो? सब अजरा की तरफ मतवज्जो हुए। यही सब देखकर साइम परेशानी से बोला, जबकि लोगों की चहमगोइयां अभी भी जारी थी। भाई कुछ देर रुके ना, आपको पता चल जाएगा। साइम से कहती अपनी आंखों से तसल्ली देते हुए इशारा किया तो साइम चुप हो गया। आप सुन ले एक बात, खबरदार जवाब किसी ने मेरी आपी के बारे में कुछ कहा, जब पूरी बात मालूम ना हो तो अपना मुंह बंद रखें। आपकी बार इस तरह गुस्से से मेहमानों की तरफ मुड़ते बोली। हाँ तो कहाँ थे जी मिस्टर फाइक? वलीद क्या कह रहे थे? क्या ये बकवास की है? किस बिना पर तुमने? अजरा का गुस्सा आज सवा नेजे पर था, जो इतने दिन से जब्त कर रही थी। आज इसने खुद
मौका दिया था अपने गुस्सा निकालने का। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो नहीं करती इन सबसे वो बात करती है, मेरी बारी सारी पकीज़ की याद आ जाती है। फाई की इस बात पर सब हैरान नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो इसकी किसी और की नहीं, अफान, अयान और अजलान की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसके इस तरह कहने पर अजलान ने एक नजर हैरान खड़े सबको देखा, फिर तमस्खराना अंदाज हुए फाई की तरफ बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ फाई के मुंह पे मारा। फाई जो इस सब के लिए तैयार नहीं था, 2 कदम पीछे होते अजरा को देखा, जिसके नाक हाथ थप्पड़ इसके मुंह पर निशान छोड़ चुका है। ये थप्पड़ मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाने के लिए। हाँ, इतना जो तुम हमारी फैमिली में खड़े होकर बकवास कर रहे हो, अपने बारे में क्या ख्याल है? कितने पाकबाज हो तुम? हाँ, क्या समझते हो? कुछ पता नहीं हमें तुम्हारे बारे में। अयान, मेरा फोन लाके दो प्लीज। इस तरह अचानक अयान को फोन लाने का कहा तो फाइज, जो पहले थप्पड़ पे तलमराह उठा था, सही में परेशान हुआ। अब क्या करने वाली? आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो अफान की आवाज ने इसके कदम रोक लिए। डू नॉट शूट डियर माई मिस्टर फाइक, हद में रहो अपनी। बहुत कह लिया तुमने, अब हमारी सुनो। सीने पर हाथ बांधते हुए फान ने सुकून से कहा, क्योंकि इसे पता था आगे क्या होने वाला है। अरे वाह, यहाँ तो सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इंटरेस्टिंग। फाइव अब भी बकवास करने से बाज ना आया। अयान के फोन लाते एक फातिहाना नजर फाइक पर डालते इसकी जानी मतवजह। अफान के इस तरह आगे आने पर अजलान भी हैरान हो गया। जरा करीब होकर खड़े हो जाए, आप लोगों को भी पता चले कि दूसरों के किरदार पर बात करना इसका खुद का कितना किरदार साफा। ये कहते हुए अजरा ने वो रिकॉर्डिंग चला दी जो वो डिलीट करने लगी थी। एन वक्त हिजाब के आने से ना कर सकी। अब जैसे जैसे सब वो रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे थे, वैसे वैसे फाइक की चेहरे की हवाइयां उठती जा रही थी, क्योंकि ये वही रिकॉर्डिंग थी जिनमें कभी महरम को खुद से बात करने पर कहता तो कभी अयान, कभी अफान का जिक्र करके कोई ताना देता। एक कॉल रिकॉर्डिंग में तो इसने महरम से ये भी कहा था कि वो खुद आबरू झुकाएगा। महरम तो यहाँ वो हिजाब करती है, शादी के बाद वैसे हिजाब की इजाजत नहीं देता, जिस पर महरम ने साफ इनकार कर दिया था। रिकॉर्डिंग्स खत्म हुई। असरा ने एक शिकवा भरे नजर सब लोगों पर डाली, जो कोई और नहीं रिश्तेदार थे। ये सब सुनते ही मिस्टर वलीर चकरा कर कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। तरबियत तो नहीं थी उन्होंने अपने बेटे की। हाँ तो बताएं, अब कौन कितना पाकबाज है जो आप सब मेरी बहन के बारे में बातें करें? क्या ख्याल है? मेरी बात सुने, मकाफात अमल बहुत बुरी चीज है, डरे खुदा से। क्या आपके घरों में बेटियां नहीं इस तरह दूसरों की बेटियों पर बगैर तस्दीक उंगली उठाते हैं? इंसानों ने सामने जानवर क्या चीज है? आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा है? इंसान। ये जानवर तो बेचारे बेज़बान होते हैं, तो इंसान वो ऐसे ही दूसरों को जख्म देते हैं। जानवर तब इंसान परवाह करता है जब इनके पास कोई चारा ना हो, लेकिन इंसान तो बिला वजह ही दूसरों को तकलीफ दे देता है। इसे किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसे अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों की इज्जत और किरदार पर बात करने लगते हैं। ये अपने बारे में सोचे बिना। जिन्हें तुम इस तरह महरम आपी के साथ कहकर बकवास किए जा रहे थे ना, बहन कहते हैं वो इन्हें, लेकिन जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है। अच्छा ही हुआ ये रिश्ता नामी गलत फहमी जुड़ने से पहले खत्म होगी। बात में तुम क्या करते? बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक बात, किसी को जलील करके खुद भी जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह तराजू हमेशा इंसाफ तो होता है। वलीद अंकल, आंटी, माजरत, आपसे आप लोगों का कोई कसूर नहीं। आपका बेटा बाहर रहकर अपने कल्चर, दूसरों की इज्जत करना भूल गया। अफसोस। उम्मीद करती हूँ कि आपके बाबा के ताल्लुकात में इस बात से फर्क ना आए। हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बाबा के दोस्त हैं, इसलिए कोई तलखलामी ना हो। इससे बेहतर है कि आप यहाँ से भेज दें, क्योंकि अब हम यहाँ से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कुछ बुरा कहें, इसे कहीं यहाँ से चला जाए। अजरा कहर भरी नजरों से फाइक को देखते हुए बोली, कोई नहीं अपनाएगा इसे फिर भी। इतनी बेइज्जती पर फाइक पैर पटकते हुए वहां से जाते हुए बोलने से बाज ना आया। इसके पीछे मिस्टर एंड मिसेस वलीद भी मासरत करते हुए शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। मैडम हिचकियों से रोते रोते भागते हुए कमरे में आई, बेड पर गिरने के अंदाज में बैठते अपनी हिचकियों का गला घूंटा। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बेकसूर होते हुए अपने किरदार पर बात बर्दाश्त करना। इतनी ही देर में प्रीशिया वगैरह भी कमरे में आ गई। महरम की हालत देखकर तड़प गई। महरम, मेरी जान इधर देखो। प्रीशिया ने बामुश्किल अपने आंसुओं में बंद बांधे इसे अपने साथ लगाया। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम बताओ। आयत, मैं ऐसी हूँ। महरम अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर बोली, आपिया, आपको किसी को सिफाई देने की जरूरत है, हम जानते हैं आपको। आयत इसके दूसरी साइड पर बोली। हिजाब भी इसके पास नीचे बैठी थी। इतनी कमजोर मैं समझती तो नहीं है आपको मेरा बच्चा, महरम बच्चा। इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलियत छुपी है। फाइक आपके हक में अच्छा नहीं होगा, तभी अल्लाह पाक ने सही वक्त पर इसका पर्दा उठा दिया। फौजिया बेगम समझाते हुए बोली। तो आलिया बेगम भी इनकी तायद में सर रहा। इन्हें वैसे भी महरम खानदान से सबसे पहले बेटी होने की वजह बहुत अजीज थी। इस तरह की चंद एक बातें करके सब लड़कियों का महरम का ख्याल करने का इशारा करके कमरे से बाहर चली गई।
अजरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही, आयत ने हिजाब से पूछा। वो बाहर इतना ज्यादा बोल रही है कि इसने फाय को थप्पड़ भी मार दिया और अफान भाई भी इसके साथ थे। हिजाब तफसील बताते हुए बोली। इसकी बात पर परीशा और आयत की तो आंखें खुली गिरे। अलबत्ता महरम ने इसकी बात पर एक नजर हिजाब को देखा, दोबारा परीशा के कंधे पर सर रख लिया। इनके जाने के बाद जमान साहब जो खड़े थे निडाल होकर कुर्सी पर गिरे। बाकी सब इनकी तरफ मतवज्जा गए। बाबा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप टेंशन न लें, हम जानते हैं ना हमारी महरम कैसी है, अपनी तबीयत खराब ना करे। सामिन को तसल्ली देते हुए बोला। तो मुराद साहब और बाकी सब ने तायद में सर हिलाया। हम तो जानते हैं, लेकिन जो लोग तमाशा देख के हैं इनका क्या होगा, पता नहीं कहाँ कोताही होगी मेरे से, जमान साहब ने परेशानी से बोला। तहरीम बेगम भी इनकी बात पर अफसुदा सी हो गई। महरम कैसी है मामा, साइम ने आंखें मसलते हुए कहा। एक लड़की की इज्जत जब बात पे आ जाए तो वो कैसी हो सकती है। भैया बाबा के पास रुके, मैं अंदर जाती हूँ। असरा आंखों में नमी लाते हुए बोली। लोगों के सामने तो हिम्मत दिखा दी, लेकिन अब हौसला पस्त हो रही है। मिसेस शाह जो काफी देर से सबको देख रही थी, इनके दिमाग में एक सोच आई जिस पर उन्होंने फौरी अमल करने का सोचा। साथ ही एहतशाम साहब को इशारे से कहा। वो हैरानगी से इनके पीछे चली। क्या हुआ बेगम साहब, डीप है, आप अचानक से सबके दरमियान बुलाया। मेरे दिमाग में एक बात आई है जिस पर शिद्दत से अमल करना चाहती हूँ। सब खैरियत है, उन्होंने अब तशवीश से पूछा। मैं चाह रही थी कि हम असलान का निकाह महरम के साथ कर दें, तो पहले भी ऐसा चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत ने अब मौका दिया है, मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहती। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके एहतशाम साहब की तरफ देखा जो किसी गहरी सोच में आ रहे थे। लेकिन अजलान इससे तो बात नहीं की। आपको क्या लगता है इन हालात में कोई मानेगा महरम बेटी की इस हालत में। एहतशाम साहब ने इसकी बात पर नीम रजामंदी जाहिर की, अपने सवालात की बौछार कर दी। ये तो मैं नहीं जानती महरम कैसे मानेगी, लेकिन मैं ये बात समान भाई के साथ करना चाहती हूँ। अजलान वो मेरी बात नहीं टालेगा। उन्होंने अब भी तशवीश से सोचा। अजलान का जिक्र फख्र के साथ किया। चले करके देखते हैं, लेकिन मौके की मुनासबत के लिहाज से बात होगी, उन्होंने समझाना चाहा। जबकि एहतशाम साहब की बात उन्होंने सर हिलाया, अंदर की तरफ चल दिए। महरम को एक ही जाविये में बैठा देखकर अजरा तकरीबन भागती हुई इसके पास आई। घुटनों के बल जमीन पर इसके सामने बैठ के हाथ थाम लिए। आप ही क्या हाल कर लिया आपने, हिम्मत नहीं हारनी आपने। आप जानती हैं ना, आपने हिम्मत आपसे ही सीखा है, बड़े बड़े मामले में सब्र करना आपसे सीखा है, तो आपको कमजोर पड़ रही हैं। मैं जानती हूँ ये आपके लिए एक सदमा है। इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश में ये तक भूल जाता है कि वो किस पे और किस बिना पर इल्जाम लगा रहा है। शुक्र है आपकी इस जलील इंसान से शादी नहीं हुई। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मार मार इसका भड़ास ही निकाल देती। अजरा से समझाते समझाते आखिर में दांत पीस कर बोली। जबकि इसकी बात पर सुनकर महरम हौले से मुस्कुरा दी। जबकि इसकी मुस्कुराहट देखकर सबने बाकायदा सकून का सांस लिया, लेकिन कोई ये जान ना सका कि इसकी इस हंसी में क्या दुख था। अब वो अपनी सबसे छोटी छोटी बातों से महरम का दिल बहलाने लगी। काश इंसान ये समझ जाए कि इसकी इन्हीं बातों से कितने लोगों के दिल टूट जाते हैं। हंसता खेलता इंसान मर जाता है, इसकी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह हो जाती है, जिसे पकड़ोगे वो खत्म हो जाएंगे। काश इंसान समझ जाए, काश वो अपनी बातों से खुशियां बांटे ताकि किसी के दुख का सामान बने। लेकिन इंसान खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अगले इंसान को तोड़ना चाहता है। जमान भाई मुझे आपसे बात करनी है, किसी को अपनी तरफ मतवज्जा ना पाकर आलिया बेगम ने जमान भाई को कहा। जी बोले भाभी। उन्होंने हैरानगी से आलिया बेगम और फिर आप नादिर साहब की तरफ देखा, खुद भी परेशान नजर थी। हम यहाँ नहीं, अंदर कमरे में चल के बात कर लेते हैं, तहरीम को भी बुला लेती हूँ, आप दोनों के साथ बात हो जाए, मुनासिब है। उन्होंने गोया बात की करने की तमहीद बानी। तहरीम को लेते कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में जाकर इन सबसे बात करने के मुंतजिर थे। साइम भी हैरत से नहीं देख रहा था। देखिए आप लोग, मुझे मालूम है ये बात अचानक इस मौके पर करना मुनासिब नहीं, मेरे हिसाब से काफी जरूरी है। भाई साहब आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, पूरी उम्मीद आप इनकार नहीं करेंगे, बल्कि मेरी बात का मान रखेंगे। वो कहते रुकी। सबको एक नजर देखा। जी भाभी आप हैं, क्या कहना है। जमान साहब इनकी बात पर थोड़ा सा ठटके।